हाय, वेलकम टू ईक्यू। दोस्तों, आज बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस रिसेंटली अभी आपने देखा होगा 6-8 महीनों में काफ़ी ज़्यादा हाइक पे हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट आया है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। हालांकि अभी तो बहुत हायर साइड है, थोड़ा सा ये रिस्क भी है। लेकिन हाँ, मैं आज बात करूँगा ट्रेडिशनल तरीक़ों के बारे में जो कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें। तो अगर हम आज की डेट में बात करें तो एक मोड है फिजिकल गोल्ड, यानी फिजिकल गोल्ड आप ले सकते हैं और उसको रख सकते हैं, और उसके बाद जब प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आप सेल कर सकते हैं ऊपर के प्राइस पे। हालांकि अभी थोड़ा सा इसमें रिस्क ये बढ़ गया है कि गोल्ड जब आप ख़रीदते हैं तो उसमें क्या रहता है, फिजिकल गोल्ड घर पे रखने से दो तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। पहला, चोरी होने का डर रहता है। दूसरा रिस्क ये है कि गोल्ड ख़राब होने का डर रहता है। अगर आपने कहीं नीचे ज़मीन में गाड़ दिया या कहीं और कुछ कर लिया तो ख़राब भी होने का चांस रहता है। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड को ख़रीदते तो हैं फिजिकल गोल्ड, वो क्या करते हैं बैंकों के लॉकर में रख देते हैं। अब बैंक में आप रखते हैं तो ठीक है, बैंक लॉकर में जनरली 3% आपका 2 से 3% आपका वेयर हाउस चार्ज जिसको कहते हैं या स्टोरेज चार्ज बोलते हैं, बैंक वो आपसे चार्ज करता है। और उसमें एक तरीके का ये भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, कोई इशू नहीं इसमें। इन केस इसमें तो ये भी फ़ायदा है कि अगर बैंक में आपका गोल्ड चोरी हो जाता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आरबीआई आपको 10 लाख रुपए तक के गोल्ड के अमाउंट को पे करने के लिए लायबल होता है। यानी अगर आपका गोल्ड चोरी होता है, 10 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट है, तो आरबीआई उसको पे करेगा। आरबीआई की पॉलिसी में है ये। उसके बाद दूसरा तरीका अगर हम देखें तो गोल्ड के ईटीएफ्स कई सारे हैं आज मार्केट में, जैसे कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, टाटा के हैं, निपॉन के हैं, एक्सिस के हैं, कई सारे गोल्ड ईटीएफ्स हैं। तो आप गोल्ड के ईटीएफ्स में भी पैसा लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है पैसा लगाने का। हालांकि उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि जब भी आप गोल्ड को बाई करने जाएँ, आप हमेशा टारगेट प्राइस लगाकर बाई करें, या फिर जो है जब भी आप सेल करने जाएँ तो टारगेट प्राइस लगाकर सेल करें। क्योंकि जब आप बाई करने जाते हैं तो हो सकता है कोई सेलर जो है बेचने के लिए बैठा हो 100 रुपये में, और आपने मार्केट पे ख़रीद लिया तो आपको 103 में मिल जाए, क्योंकि और सारे सेलर बैठे थे 103 में ना। तो उसमें आपको एक इम्पैक्ट कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है, जो कि एक तरीके का आपका लॉस ही है। तो उसमें क्या करें, जब भी आप बाई या सेल करें गोल्ड ईटीएफ्स में, तो आप हमेशा टारगेट प्राइस लगाकर बाई या सेल करें, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। और सेकंड तरीक़ों में आएँ तो गोल्ड का एक डिजिटल फॉर्म भी है। आप डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड को बाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें गोल्ड के जो डिजिटल फॉर्म होते हैं उसमें बाइंग की जाती है। हालांकि वो बहुत कम अमाउंट से भी स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये से भी लोग बाइंग करते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है नहीं, क्योंकि 200-500 रुपये लगाकर कोई क्या ही ध्यान देगा कि मेरा गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों से चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में चले, लेकिन हालांकि अभी उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है नहीं। उसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड। तो आप गोल्ड के म्यूचुअल फ़ंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई सारे गोल्ड के म्यूचुअल फ़ंड हैं, जैसे कि टाटा गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड है, डायरेक्ट प्लान, एक्सिस का है, निपॉन का है, कोटक का है, एचडीएफसी का है। कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र देते हैं। बेसिकली आपका पैसा प्योर गोल्ड में ही लगता है, वो गोल्ड में ही उसका पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। हालांकि म्यूचुअल फ़ंड एक अच्छा तरीका है अभी आज के टाइम में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, 2 तरीके के चार्जेज़ आपको देने रहते हैं। जैसे कि वहाँ पे आप जब आप फिजिकल गोल्ड स्टोर करते थे तो आपको स्टोरेज या वेयर हाउस चार्ज करीब 3% लगता था। यहाँ पे आपको क्या चार्जेज़ हैं, एग्ज़िट लोड देना पड़ता है आपको म्यूचुअल फ़ंड को। हालांकि एग्ज़िट लोड उस केस में लगता है जब आप टेन्योर से पहले अपना पैसा विथड्रॉ करना चाहते हैं, यानी अपने आप गोल्ड को सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने गोल्ड के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट किया किसी भी एएमसी के साथ, और 5 साल का लॉक इन होता है, तो बेसिकली अगर आप 5 साल बाद पैसे निकालते हैं तो आपको कोई एग्ज़िट लोड नहीं देना पड़ता है, जो कि करीब 1% के आसपास होता है एग्ज़िट लोड। और अगर आप उससे पहले निकालते हैं टेन्योर से पहले, तो आपको 1% एग्ज़िट लोड करीब देना पड़ता है, जो कि एक तरीके का लॉस, यानी 1 लाख पे करीब 1000 रुपये आपका एग्ज़िट लोड जाएगा उसमें। और उसके बाद सेकंड चीज़ बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो। तो आप जब म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के, तो उसमें आपको जो फ़ंड मैनेजर आपके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराता है उसका एक एक्सपेंस रेशियो भी होता है, तो भी बेसिकली आपको पे करना पड़ता है, वो तो आपको देना ही देना है। तो ये हो गया गोल्ड के म्यूचुअल फ़ंड का इन्वेस्टमेंट।
उसके बाद गोल्ड ETF हो गए, फिजिकल गोल्ड हो गया, डिजिटल हो गया, ठीक है। और बाकी अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जब आप गोल्ड बाई करने जाते हैं तो फिर गोल्ड को किस तरीके से बाई करें या सिल्वर को किस तरीके से बाई करें, उनकी प्योरिटी कैसे देखें। तो बेसिकली 2 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जा सकते हैं जो कि 150-80 रुपये का मार्केट में ईजिली मिल जाता है। उससे आप गोल्ड या सिल्वर जो भी बाई करें उसमें आप देख लें BIS हॉलमार्क होता है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, जिसमें BIS का हॉलमार्क रहेगा तो एक प्योरिटी होती है ठीक ठाक। बाकी सेकंड ये है कि आप एक मैग्नेट ले जा सकते हैं जब भी आप बाई करने जाएं। मैग्नेट में क्या रहता है, अगर आपके गोल्ड में आयरन या निकल वगैरह की थोड़ी सी भी क्वांटिटी रहेगी तो चुंबक क्या है, गोल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी चिपकता है ना। लेकिन ये बेसिकली 18 कैरेट से नीचे अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो फिर ये हो सकता है ये चिपकेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो क्वालिटी पे कर रहे हैं गोल्ड की वो नॉर्मल सी बात है। 18 कैरेट से कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। 18 कैरेट से नीचे आप जा रहे हैं तो उसके लिए ये बेसिकली बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। जब आप 18 कैरेट या 22 कैरेट के करीब गोल्ड ले रहे हैं तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड की जो प्योरिटी होती है अकॉर्डिंग टू BIS वो होती है, मतलब कि वो प्योर शुद्ध सोना होता है, लेकिन हालांकि उसमें होता है प्योरिटी 99.9%। उसके बाद आते हैं 22 कैरेट पे। 22 कैरेट की जो प्योरिटी होती है वो 91.78 से लेकर 91.8 के समथिंग होती है, यानी 92 के समथिंग होती है प्योरिटी गोल्ड की। उसके बाद आते हैं 18 कैरेट। 18 कैरेट पे करीब आपका हो जाता है 75% गोल्ड होता है। इस तरीके से जितना भी आप नीचे जाएंगे गोल्ड की उसी हिसाब से प्योरिटी आपको मिलेगी। तो जब भी आप सोनार की दुकान पर जाएंगे आप ये बेसिक टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये भी देखना चाहें कि हमने जो गोल्ड बाई किया है अपने लोकल सोनार के यहाँ से उस गोल्ड की प्योरिटी क्या है, तो आप उस गोल्ड का लेकर किसी ब्रांड के यहाँ जा सकते हैं। लाइक तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेल्स हो गया, शालीमार हो गया, TVZ हो गया। इस तरीके से कहीं आप जाएंगे तो ये लोग एक ऑफ़र देते हैं, आप अपने गोल्ड या सिल्वर को लाकर उसकी प्योरिटी फ्री में चेक करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे इसमें। तो जो आप सोनार के यहाँ सोना या चांदी अपने लोकल सोनार के यहाँ ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा सोनार कभी आपसे कोई GST की डिमांड नहीं करता। उसके बाद कोई आपको पक्का बिल भी नहीं देता इवन। और थर्ड चीज़, आपसे मेकिंग चार्ज की भी बात नहीं करता, वो सीधा आपको ज्वेलरी दिखाता है और करंट मार्केट प्राइस देखता है जो आज का रेट ज्वेलरी का चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देता है आपके ज्वेलरी के वज़न के हिसाब से और आपको गोल्ड ज्वेलरी मिल जाती है। लेकिन कभी आपने ये नोटिस नहीं किया कि सोनार ऐसा करता क्यों है, ना तो आपसे GST की डिमांड करता है ना आपसे कोई मेकिंग चार्ज मांगता है। तो ऐसा बेसिकली इसलिए करता है कि अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे, आपको गोल्ड की प्योरिटी का पता नहीं चलेगा, तो गोल्ड की प्योरिटी वो कम देता है, इसीलिए वो आपसे किसी तरीके की डिमांड नहीं करता है। क्योंकि और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, वो जहाँ से लाया है सोनार, जाहिर सी बात है किसी बड़े शोरूम या शॉप से लाया होगा तो उसको तो GST पे ही किया है, क्योंकि वो तो छोड़ेगा नहीं। जो बड़ा दुकानदार है उसको तो सरकार के यहाँ GST जमा करनी पड़ती है, मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है वो आपको क्यों छोड़ के देगा कि हम GST आपसे नहीं लेंगे, मेकिंग चार्ज आपको फ्री दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। वो आपको गोल्ड की प्योरिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको दे देता है और आप लेते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ट्रेडिशनल सोनार से ले रहे हैं तो गोल्ड की प्योरिटी चेक कर लें, BIS हॉलमार्क चेक कर लें, तो कोई इशू नहीं है, आप उनसे ले सकते हैं। बाकी अगर आप चेक कराना चाहें कि हमारा गोल्ड या सिल्वर कितना प्योर है तो आप, मैंने बताया, किसी भी ब्रांड के यहाँ जा सकते हैं, लाइक कल्याण वगैरह के यहाँ। आप उनको देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेक करके बता देंगे कि आपने जो गोल्ड लिया है, जो सिल्वर बाई किया, कितनी प्योरिटी का है। तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले 20 साल 30 साल से हम जिस सोनार से अपने यहाँ से गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी बनवाते आ रहे हैं वो कितनी शुद्ध होती थी और आज की डेट में हमें वो क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या प्राइस दे रहा है, क्या हमें क्वांटिटी दे रहा है, क्या क्वालिटी दे रहा है। तो इसके हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब हमें लोकल सोनार के पास जाना चाहिए या किसी ब्रांडेड शोरूम से जाकर ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा हो अभी रिसेंटली 2-3 सालों में, तो जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, यानी जो रूरल एरियाज़ में सोनार की दुकानें हैं, उनकी जो ग्रोथ है रफली 20% के आसपास ग्रो हो रही है। और जो हमारे ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, यानी कमर्शियल प्लेयर जो भी बड़े लेवल पे काम करते हैं, लाइक तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेल्स, शालीमार, TVZ वगैरह, इसमें क्या है, ये 30% CAGR से ग्रो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ आ रहा है कि जो हम इतना दिन से पिछले 20-30 सालों से जिनके यहाँ से ज्वेलरी लेते आ रहे हैं उन्हें कुछ तो दिक्कत है। कभी लोग जो है बड़े ब्रांड्स के पास जा रहे हैं गोल्ड और ज्वेलरी लेने। तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट बने, सोचें इस बारे में और
ले भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप उसकी प्योरिटी की जांच करा लें। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई 5 साल पहले सोना लिया है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो एक बार इन ब्रांड्स के पास जाकर अपनी शुद्धता यानी प्योरिटी ज़रूर जांच करा लें। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कितना % सोना है हमारी ज्वेलरी में और हम उसको कितने रेट के हिसाब से बेचना चाह रहे हैं। तभी आपको उसका एक सही प्राइस मिल पाएगा और आपका सौदा एक प्रॉफिटेबल होगा। तो इससे एक आइडिया हो जाता है मोटी-मोटी। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें गोल्ड में, तो हालांकि एक बीच में तरीका आया था SGB का यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, जो कि गवर्नमेंट इशू करती थी RBI, जिस पे वो क्या करती थी 2.5% आपको पर एनम यानी हर साल इंटरेस्ट पे करती थी और जो भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते थे वो आपका भी एक बेनिफिट होता था। 2 तरीके का बेनिफिट है भाई। 2.5% तो पैसा आपको तो बैंक भी देता है सेविंग अकाउंट में रखने से, है ना, और उतना पैसा आपको सरकार दे रही है 2.5%। उसके बाद जो सोने चांदी का दाम बढ़ रहा है, सोने का दाम बेसिकली बढ़ रहा है, उस पर आपको वो भी इंक्रीज़ का एक फ़ायदा मिल रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा सौदा था। लेकिन हालांकि गोल्ड के प्राइसेस इतने हाई पे चला गई, गवर्नमेंट को उसमें लॉसेस आने लगे, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। अब कोई SGB की सीरीज़ आती नहीं है, जो चल रही है वही चल रही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था क्लाइंट्स का, लोगों का। तो गवर्नमेंट ने अभी उसको बंद कर रखा है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, और सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो आप उस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं, एक बार अभी आप ये चेक कर सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस अभी काफ़ी ज़्यादा हायर साइड हैं। थोड़ा सा नीचे आने पे मुझे लगता है एक बार बाई करना ज़्यादा ठीक होगा। वो चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की थोड़ा सा NAV डाउन आए तब उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में पहले तो ये एक हेजिंग का तरीका माना जाता था, लेकिन अभी ये एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें बेशक पैसा लगा सकते हैं। अब हेजिंग तो लोग करते ही हैं हालांकि अभी भी, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन बन गया है। जैसे कि म्यूचुअल फंड इक्विटी होता है आपका, डेट होता है, रियल एस्टेट होता है, उसी तरीके से गोल्ड भी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। अभी आप थोड़ा सा चेक करके रेट डाउन आए तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF ले सकते हैं। और चूँकि SGB तो बंद ही हो गई है इसलिए उसका कुछ मतलब है नहीं। तो 2-3 तरीके हैं बेसिकली, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके का और भी कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा, क्योंकि अब ये सीरीज़ चलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।